गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस पेपर फॉर सेट एग्ज़ाम सितंबर 2021। ये जो सेट एग्ज़ाम है ये कक्षा 12th के लिए है और माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेट की जो फुल फॉर्म है बच्चों वो क्या है? सेट क्या है? सेट होता है स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। स्कूल लेवल पर जो आपकी असेसमेंट है उसका टेस्ट। तो ये जो सेट एग्ज़ाम है जो सितंबर में आपका होने वाला है, सितंबर के लास्ट में, तो उसके यहाँ पर 20 क्वेश्चन है बच्चे, जो इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है, सम विच्छेद बिंदु पर फर्म की लाभ तथा हानि होती है। देखो बच्चों, सम विच्छेद बिंदु या समस्तर बिंदु या लाभ अलाभ बिंदु भी इसको कहा जाता है और ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पर लाभ और हानि क्या होती है, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। देखो बच्चों, एक इम्पोर्टेंट टिप्स मैं तुम्हें देना चाहूँगी कि हमेशा क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। हमने ज़्यादा समय जो लगाना है वो क्वेश्चन के ऊपर लगाना है, उत्तर अपने आप आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन है शून्य और बी ऑप्शन है धनात्मक, सी ऋणात्मक और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो समविच्छेद बिंदु है, समविच्छेद बिंदु जो है बच्चों वो इस प्रकार से होता है। आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख रहे हैं, ये है TR टोटल रेवेन्यू और ये है TC टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों बराबर हैं इस ई बिंदु पर और इस ई डैश बिंदु पर। तो ये जो है ना, ये है समविच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट, लाभ अलाभ बिंदु यहाँ पर। तो आप ये देख रहे ई और ई डैश, ये ब्रेक इवन पॉइंट है और यहाँ पर लाभ और हानि दोनों ही शून्य होते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, बी जो सेकंड जो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, उत्पादक संतुलन के संदर्भ में कौन सा गलत है? देखो बच्चों, उत्पादक के संतुलन के संदर्भ में TR और TC का अंतर कम से कम होता है। देखो बच्चों, जब उत्पादक का संतुलन होता है, जहाँ पर उत्पादक का संतुलन होता है वहाँ पर TR और TC का अंतर अधिकतम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हमें ठीक नहीं लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है MR इक्वल टू MC। देखो ये उत्पादक के संतुलन की पहली शर्त है, ये ठीक है। उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होते हैं, ये भी ठीक है। और C है संस्थिति। संस्थिति का मतलब होता है संतुलन की स्थिति में उत्पादक अपने उत्पादन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब वो परिवर्तन नहीं करना चाहता तो इसका मतलब वो संतुलन में है। तो ये B, C और D ये तीनों ही ठीक है हमारी। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, उत्पादक संतुलन के संदर्भ में कौन सा गलत है? हमने गलत को ढूंढना है। तो बच्चों ये जो ए ऑप्शन है ना, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये गलत है। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में कोई फर्म तब संतुलन की अवस्था में होती है जब MC इक्वल टू 0, ये गलत है। बी ऑप्शन है MC इक्वल टू TR, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है MC इक्वल टू MR, ये बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन है AC इक्वल टू TR। देखो बच्चों, उत्पादक के संतुलन की जो शर्त है वो पहली शर्त है MC इक्वल टू MR और दूसरी जो शर्त है, देखो ये पहली जो शर्त है इसको हम आवश्यक शर्त कहेंगे और जो पर्याप्त शर्त है वो है MC इज राइजिंग या MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। MC MR को नीचे से काटे, यानी कि MC राइजिंग हो। तो यहाँ पर दो शर्तें होती है, तो एक शर्त यहाँ पर दी गई, तो ये बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभी हमने कथन देखने हैं, तो नेक्स्ट पेज पे मिलेंगे कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। तो देखो बच्चों, ए ऑप्शन जो है, स्टॉक तथा पूर्ति हमेशा बराबर होते हैं। ये हमेशा जो शब्द आया है इसने गड़बड़ की है, क्योंकि हमेशा बराबर नहीं होते, कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते, इसलिए गलत है। पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर होता है, ये सही है।
स्टॉक वह मात्रा है जो बाजार में बिकने के लिए आती है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर पूर्ति आएगा। पूर्ति वह मात्रा होती है जो बाजार में बिकने के लिए आती है, और जो बिना बिका माल होता है जो गोडाउन में रह जाता है वो स्टॉक कहलाता है, इसलिए ये भी गलत है। पूर्ति सरकार की कर नीति पर निर्भर नहीं करती, बिल्कुल करती है, क्योंकि कर ज़्यादा होंगे तो पूर्ति कम हो जाएगी और कर कम होंगे तो पूर्ति अधिक हो जाएगी, तो बिल्कुल निर्भर करती है, इसलिए ये गलत है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। पूर्ति वक्र जब खड़ी हुई सरल रेखा होती है तो यह बताती है, देखो बच्चों पहले तो हम पूर्ति वक्र ही बना लेते हैं। ये है पूर्ति वक्र और खड़ी हुई सीधी रेखा है, ये पूर्ति वक्र है। तो ये क्या बताती है? पूर्ण लोचदार पूर्ति, ये नहीं आएगा, ये गलत है। पूर्ण बेलोचदार पूर्ति, ये ठीक है, क्योंकि जब खड़ी रेखा होती है ना पूर्णतः बेलोचदार होती है, वो उसमें कोई लचीलापन नहीं है। जब वो खड़ी होगी रेखा तो वो लचीलापन नहीं है, वो बेलोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन है इकाई लोचदार, ये भी गलत है। डी ऑप्शन इकाई से अधिक, ये भी गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आपूर्ति की कमी का कारण है? देखो बच्चों, साधन कीमत में गिरावट। ए ऑप्शन है साधन कीमत में गिरावट। अरे भाई, जब साधनों की कीमत में गिरावट होगी तो पूर्ति अधिक होगी, तो इसलिए ये गलत है। अन्य वस्तु की कीमत में कमी आ जाना, अन्य वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी और पूर्ति भी बढ़ेगी, इसलिए ये भी गलत है। आगे है उत्पादन कर में वृद्धि, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उत्पादन कर में वृद्धि होगी तो कमी आएगी, ये ठीक ऑप्शन है सी। इनमें से कोई ये नहीं आएगा, तो हमने देखा छठे प्रश्न का उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग तथा पूर्ति की शक्तियाँ क्या होती हैं? देखो बच्चों, पहले हम संतुलन बिंदु ही बनाकर दिखा देते हैं। देखो भाई, ये बहुत ही आसान है, ये मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है, और ये है आपका संतुलन बिंदु। ये सप्लाई है, ये डिमांड है, और ये संतुलन मात्रा है ओ एक्स, यहाँ पर क्यू है, और ये वाई एक्सिस है, ये पी है। तो जो संतुलन बिंदु है जिस पर मांग और पूर्ति की शक्तियाँ क्या हैं? बराबर हैं, बराबर होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन है, ए गलत है, बी भी गलत है, और डी भी गलत है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। मांग में बिना परिवर्तन किए यदि पूर्ति घटा दी जाए तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कीमत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परिवर्तन नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, कीमत घट जाएगी, ये भी गलत है। कीमत बढ़ जाएगी, ये ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। ये कैसे बढ़ेगी? तो देखो बच्चों, हम पहले संतुलन कीमत बनाएंगे। ये देखिएगा, ये मांग और ये पूर्ति, और ये है संतुलन कीमत। अब इन्होंने बोला है कि भी आप ये डिमांड है और ये पूर्ति है, कि आप पूर्ति को घटा दो। घटाएंगे तो बाईं तरफ जाएगी, बाईं तरफ जाएंगे तो ये देखिएगा P1, यानी कि कीमत बढ़ जाएगी। तो हमने यह देखा P से P1 चली गई तो बढ़ गई कीमत, और ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। नाशवान वस्तुओं की बाजार पूर्ति वक्र एक ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा वाई एक्स के समानांतर होती है। ये इस प्रकार से होती है बच्चों, बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा। ऐसा निम्नलिखित में से किन अवधियों में होता है? देखो, अति अल्पकाल समय की वह अवधि है जब इसमें पूर्ति को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आएगा वो अति अल्पकाल आएगा, लेकिन यहाँ हम अपने ऑप्शन ढूंढते हैं। ए ऑप्शन दीर्घकाल, ये गलत है। बी अल्पकाल, ये भी गलत है। अति अल्पकाल बिल्कुल ठीक है, ये आएगा। बाजार काल भी गलत है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। जब मांग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जाता है तो समय की उस अवधि को क्या कहेंगे? भाई, मांग के अनुसार अगर पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है तो उसे दीर्घकाल कहेंगे। तो ए ऑप्शन अल्पकाल, ये गलत है। बी दीर्घकाल, ये बिल्कुल ठीक है। अति अल्पकाल, ये भी गलत है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर TR = TC, उसे क्या कहेंगे? बंद करने का बिंदु, नो। समस्तर बिंदु, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, या इसको हम बोल सकते हैं लाभ अलाभ बिंदु, नो लॉस नो प्रॉफिट पॉइंट, और इसको समविच्छेद बिंदु भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं होती हैं, समरूप होती हैं। कैसी होती है? समरूप, यानी कि वस्तुएं रंग, रूप, आकार, पैकिंग, खुशबू, हर चीज़ में बराबर होती है, इसलिए समरूप आएगा।
अगला क्वेश्चन है बच्चों 13वां, जब कीमत के बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ जाती है तो इसे क्या कहेंगे, विस्तार या वृद्धि? तो विस्तार कहेंगे, क्योंकि कीमत के समान रहने पर, लेकिन यहाँ तो बढ़ने पर है, कीमत के समान रहने पर अगर पूर्ति बढ़ जाती तो वृद्धि होती, लेकिन अब तो कीमत के बढ़ने पर है, तो कीमत में परिवर्तन होने से तो विस्तार और संकुचन ही होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, निव्वल लाभ यानी कि शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस में TC, कुल आय माइनस में कुल लागत। ये बिल्कुल ठीक है, सही ऑप्शन है, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, उत्पादन संतुलन की शर्त है MC इज इक्वल टू MR और MC वक्र ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होना चाहिए, यानी कि MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, नीचे से काट करके ऊपर की तरफ। बिल्कुल ठीक है, सत्य आएगा ये। नेक्स्ट है उत्पादन बंद करने वाला बिंदु वह बिंदु है जिस पर कीमत AVC के बराबर है। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि P इक्वल टू AVC ये उत्पादन बंद बिंदु की शर्त है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में विज्ञापन लागतें अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल असत्य है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु समरूप होती है और एक ही कीमत होने पाए जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि एक ही कीमत होगी और समरूप वस्तुएं होंगी। जब वस्तुएं समरूप हैं, कीमत एक है, तो विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विज्ञापन लागतें अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं, और इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट है पूर्ति तथा स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता है। होता है, पूर्ति तथा स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता, ये गलत है, असत्य है, क्योंकि पूर्ति किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो बाजार में बिकने के लिए आती है, निश्चित कीमत पर निश्चित समय में बेचने के लिए जब विक्रेता तैयार हो जाता है तो वो पूर्ति है, और बिना बिका माल स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट है समर्थन कीमत सरकार द्वारा संतुलन कीमत के ऊपर निर्धारित की जाती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों ये तो होती है संतुलन कीमत, हम यहाँ पर देख रहे हैं ये है संतुलन कीमत, और जब संतुलन कीमत कम हो जाती है तो सरकार MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को समर्थन कीमत देने के लिए तैयार हो जाती है, जिनकी जो संतुलन कीमत से ज़्यादा कीमत, ताकि किसानों का नुकसान ना हो। किसानों के हित में होती है समर्थन कीमत, तो वो संतुलन कीमत से ऊपर ही होती है। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर है फेड थ्योरी, यानी कि फेड सिद्धांत। जो मांग पूर्ति विश्लेषण का एक जो लेसन है उसमें फेड थ्योरी भी है। तो मांग पूर्ति विश्लेषण अध्याय में जो फेड सिद्धांत है, डिमांड सप्लाई एनालिसिस में जो फेड थ्योरी है उसका प्रतिपादन किसने किया। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि उसका प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्होंने 1998 में नोबेल प्राइज मिला था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। क्या ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। 1998 में 1998 में नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र विषय के लिए जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो किसे दिया गया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दिया गया था, क्योंकि ये भारतीय मूल के भी हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये भारतीय मूल के हैं और अमेरिका के रहने वाले हैं। तो देखो ये जो हैं इनको 1998 में ये पुरस्कार दिया गया था। ये हमारे लिए भारतीयों के लिए बड़ी गर्व की बात है। 1998 में नोबेल प्राइज इन्हें मिला था, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो सेट एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, और 99% तक इनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।